स्टूडेंट्स नेम ध्यान नहीं आ रहा, किसी ने बोला था आजकल मैसेजेस पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, काफी बच्चे होते हैं तो पॉइंट्स याद रह गए। हेलिकल पाथ, ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर को। वेलोसिटी सिलेक्टर या फिर फिल्टर भी बोलते हैं इसको, और फिल्टर, ठीक है। और तीसरा थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगा आपको, ज्योमेट्री, क्योंकि जब आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो फार्मूले तो आपके पास होते हैं, लेकिन कई जगहों पर ये ज्योमेट्री तंग कर देती है। तो हेलिकल पाथ को लेकर बात करेंगे सबसे पहले। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो वो मोशन में आ जाता है, रेस्ट में भी रह सकता है अगर वो पहले से ही रेस्ट में हो तो इसके अंदर एक केस आपको बताना था मेरे को, इंक्लाइंड का। किसका? इंक्लाइंड का। सपोज ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक चीज और इसके साथ ही याद आया, राइट हैंड पाम रूल भी पूछा जा रहा था, राइट हैंड पाम रूल, तो इसके साथ ही मैं लिख देता हूं लेफ्ट हैंड रूल, बात एक ही है। और साथ में लिख देता हूं स्क्रू रूल, ये तीनों एक ही है, ठीक है। सबसे इजी इसको माना जाता है, सही ये है। और लेफ्ट हैंड रूल क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा था इसलिए इसे बता दिया, तीनों का रिजल्ट एक जैसे ही आता है तो आपको इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले आप एक रूल को लगाना सीख लीजिए, बाकी दो रूल थोड़े टाइम बाद अपने आप आपको लगाने आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लिया है जो कि लेफ्ट टू राइट पैरेलल लाइंस की वे में आपको दिखा रहा है। इसके बाद कोई चार्ज पार्टिकल है जो इसके अंदर एंटर कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल में यू नो वेरी वेल मैं पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव को लेकर ही हम काम करते हैं। तो ये चार्ज पार्टिकल है कोई, ये चार्ज पार्टिकल जब इसके अंदर एंटर करता है, सपोज ये इसके साथ कितने एंगल से, थीटा एंगल से, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बना देता हूं, एंगल थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इस एंगल से आपने इसके अंदर इसको एंट्री करा दिया, ठीक है, एंगल थीटा। वेलोसिटी वी वेलोसिटी से इसको एंटर करवा दिया आपने और एंगल ले लिया थीटा। थीटा को ऐसे बनाते हैं, क्यों मत बना देना, ठीक है। तो ये थीटा एंगल से जब एंटर करेगा तो ना तो ये इसके पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। पैरेलल में आपने पढ़ लिया था, परपेंडिकुलर में भी आपने पढ़ लिया था। पैरेलल में क्या था, उसपे कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो उसी मोशन में रहेगा, उसपे कोई फोर्स नहीं लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई चार्ज पार्टिकल पैरेलल एंटर करता है, मतलब वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा वो, जैसे उसका मोशन था, नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगने वाली उस पर। थीटा की वैल्यू क्या होती थी इस केस में, 0 डिग्री, एंड यू नो वेरी वेल एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो आप इसको लिखते थे क्यू वी बी साइन थीटा, इस थीटा में 0 डिग्री रख के आप ये कर देते थे। दूसरा केस आ जाता था v इज परपेंडिकुलर टू बी, इसमें आप थीटा की जगह पर क्या रखते थे, 90 डिग्री, तो आपको फोर्स मिलती थी क्यू वी बी, क्योंकि ये मैक्सिमम फोर्स होगी, क्या होगी, मैक्सिमम। और यहां पर 0 डिग्री या 180 डिग्री आएगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल भी लिख सकते हो आप, ये ना आप पैरेलल के लिए कर लो काम और एंटी पैरेलल के लिए छोड़ दो। v इज एंटी पैरेलल टू b, दोनों के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री भी हो सकती है, 180 डिग्री भी हो सकती है। ये मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर सारा इतना मेहनत करिए और थोड़े से रिवीजन की वजह से वो रह जाए। थीटा की जगह पर अगर आप 0 डिग्री रखते हैं या 180 डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, ये सारा फोर्स ये सब मल्टीप्लाई होएगा 0 से, क्योंकि क्यू वी बी साइन 0 क्या होता है, 0, और साइन 180 भी क्या होता है
0, तो फोर्स आ जाएगी यहाँ पर मिनिमम। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, सर अगर यहाँ पे 270 डिग्री हो तो 90 की बजाय 270 ऐसे कर दिया जाए तो ये लो, ये बन गया 270 डिग्री, ठीक है, ऐसे, सॉरी ऐसे, यहां से यहां पर। तो बेटा 270 और 90 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, तब ये आंसर माइनस में आ जाएगा। लेकिन माइनस सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रही है, अदरवाइज बात वही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि 0 डिग्री 180 डिग्री पैरेलल एंटी पैरेलल फोर्स 0 दिखाते हैं और 90 डिग्री और 270 मैक्सिमम फोर्स दिखाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता है। 0 में माइनस प्लस होता नहीं है इतना, ठीक है, नहीं होता ना, 0 तो 0 ही होती है, दैट्स व्हाई वो मिनिमम दिखाती है। लेकिन अब जो बात आ जाती है वो आती है इंक्लाइंड की। किसकी? इंक्लाइंड। इंक्लाइंड में क्या होगा, ना तो 0 180 यानी कि पैरेलल एंटी पैरेलल होगा और ना ही परपेंडिकुलर होगा। अब कैसा होगा, अब होगा किसी एंगल पे, वो एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक कोई एंगल ले लिया, एंगल में जो मर्जी आ जाए, तब वो ना तो स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में जाएगा और ना ही सर्कल में घूमेगा। आपको पता है परपेंडिकुलर में सर्कुलर मोशन में घूमता है और 0 डिग्री और 180 डिग्री में स्ट्रेट चला जाता है, चार्ज पार्टिकल ऐसे ही चला जाता है, सीधा ही चला जाता है वो, ठीक है, ऐसे ही चला जाना था उसने। बट इन दिस केस ये कब होता, जब 0 डिग्री और 180 डिग्री हो, ठीक है। सर्कल वाला केस कब होता, जब परपेंडिकुलर हो। अब बात आ जाती है कि इंक्लाइंड हो तो क्या होगा, इंक्लाइंड हो तो क्या होगा। इंक्लाइंड होगा तो जो ये वेलोसिटी v है, ना तो ये परपेंडिकुलर है और ना ही ये 180 डिग्री या 0 डिग्री पर है, तो अब जो इसका पाथ होगा, ध्यान देखना, वो सर्कुलर ही होगा। क्या होगा? सर्कुलर। इस तरह से। लेकिन इनके सेंटर अलग होंगे। क्या होंगे? सेंटर अलग होंगे और ये इस तरह से मूव करेगा और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा अलोंग द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में ही हेलिकल पाथ बनाएगा ये, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, जिनके सेंटर अलग होते हैं बट रेडियस सेम होंगे। रेडियस सेम होंगे इन सब में, बट सेंटर अलग अलग होंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड से इस तरह से पाथ, स्पाइरल पाथ कह सकते हो इसको, स्पाइरल तो हेलिकल ही बोलोगे, ठीक है। तो इस तरह से ही घूमकर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में से ही बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको बताना था मेरे को हेलिकल पाथ के बारे में। व्हेन V is not neither perpendicular nor parallel anti-parallel to each other, V क्या होगा? कोई acute या obtuse एंगल पर होगा, V inclined to B। तो ये भी आपको केस ध्यान रखना है। तो ये था हेलिकल पाथ। इसी के बाद सेकंड चीज है राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। आज ये सारे के सारे हम खत्म करके एक नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं इसको। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ जाए बीच में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। टॉपिक खत्म होने के बाद आप पूछ लेना, जैसे टॉपिक खत्म होता है अभी पूछ लो। तो अब हम राइट हैंड पाम के बारे में पढ़ेंगे। हेलिकल में तो नहीं कोई दिक्कत, अब यस नो में जवाब दे दो बस फटाफट से, यस और नो। मैग्नेटिक फील्ड को आप ऐसे लेने के बजाय अगर इनवर्ड और आउटवर्ड लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें फोर्स और मोशन ये दो चीजें लेकर काम करने की ज्यादा आदत है। अगर आप ऐसे लोगे तो खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, क्योंकि थर्ड एक्सिस आप दिखाई नहीं देती है, उसमें लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बनाना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बोर्ड क्या होता है, 2 डायमेंशनल। तो जो चीज से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है वो अंदर या बाहर ले लेते हैं एक बार, उसके बाद बाकी दो से हम खेल लेते हैं। तो इसलिए हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म इस तरह से नहीं लेते, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट या वर्टिकल या अपवर्ड और
इनवर्ड। हम लेते हैं कैसा कि कोई मैग्नेटिक फील्ड ले लिया आपने, इनवर्ड ही लेते हैं ज्यादातर हमें, क्योंकि हमारे हाथों की पोजीशन इसके हिसाब से ठीक रहती है। तो राइट हैंड पाम रूल के बारे में पढ़ने जा रहे हो अब। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट इसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, इनवर्ड, जिसके लिए आप क्रॉस का यूज करते हो। इसके अंदर आपको राइट हैंड पाम रूल लगाना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, कोई चार्ज पार्टिकल लेंगे। क्या लेंगे, चार्ज पार्टिकल। एक चीज और, वो चार्ज पार्टिकल, देखो पिछले केस में हमने मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाया था, इस तरह से बनाया था, तो इसमें एंगल बना लिया था आपने वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का, कोई भी एंगल बन जाएगा इसके साथ, ठीक है। बट इसके केस में सोचकर देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और मैं जिस मर्जी एंगल से यहां से डाल दूं, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो मैंने चार्ज पार्टिकल को ऐसे डाल दिया, तो कितने डिग्री का एंगल होगा इसके साथ, वो ऐसे डाल दिया या फिर ऐसे यहाँ पे ऐसे मूव करवा दिया, ठीक है, या ऐसे ही मूव करवा दिया, 1 2 3, कैन यू टेल मी किसमें एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है, बता सकते हो। ये 4, आप सभी म्यूट है क्या स्टूडेंट्स? इस तरह से करवाऊं तो भी 90 डिग्री, इस तरह से करवाऊं नीचे, ये वाला केस, तो भी 90 डिग्री, ऊपर वाले को करवा दो ऐसे तो भी 90 डिग्री। यानी कि अगर इनवर्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है तो चार्ज पार्टिकल आप जैसे मर्जी जहां मर्जी सेट करवाओ 90 डिग्री बनाता है। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार और देखने में आसान लगता है लेकिन करने में बहुत मुश्किल होता है, फोर्स की डायरेक्शन पूछी गई थी, ठीक है। तो अब दोबारा से करेंगे यही एफर्ट, ठीक है। ये हमने पॉजिटिव पार्टिकल इस तरह से डाल दिया, इसमें लेफ्ट टू राइट इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी कैसे होगी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव पार्टिकल मूव करता है उसी में करंट भी मूव करता है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड रूल लीजिए पहले, फिर हम राइट हैंड पाम बताएंगे। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट फिंगर है सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाइए, सेंट्रल फिंगर करंट की। देखो तभी हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया है, उल्टे पुल्टे करेंगे तो हमारे रिजल्ट उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इधर, तो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, यानी कि ये कहां पर जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, वर्टिकल अपवर्ड, ऊपर की तरफ, वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है, ऊपर भाग जाएगा ये, फोर्स ऊपर ले जाएगा इसको, ठीक है। बट यही चीज अगर आपको राइट हैंड पाम रूल से करनी पड़ जाएगी, तो लेफ्ट हैंड को छोड़िए, राइट हैंड को लीजिए। इस राइट हैंड में क्या है ये देखना अब, ठीक है। राइट हैंड में जो ये 4 फिंगर्स आपको दिख रही है, तो एक तो 4 फिंगर्स, ये 4 फिंगर्स आपको देखनी है, 1 2 3 4 फिंगर्स देखनी है राइट हैंड की। और इस राइट हैंड में ये पाम है, फ्रंट फेस, हथेली, ठीक है, ये पाम है और ये थंब है। ये 3 चीजों को नोटिस करना आपने। जो ये 4 फिंगर्स है आपकी, 4 फिंगर्स है आपकी, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लगानी है सबसे पहले, जहां मर्जी खड़े हो, इधर खड़े हो या उधर खड़े हो, ये लो, ये लगा दी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। उसके बाद अंगूठे को लगाना है प्लस चार्ज की डायरेक्शन में। देखो हम पॉजिटिव चार्ज लेकर चल रहे हैं, प्लस चार्ज डायरेक्शन में आप इसको लगा दीजिए ऐसे, इसको नहीं छेड़ना। ये तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये क्या कर रहा है, करंट की डायरेक्शन यानी कि चार्ज की डायरेक्शन को दिखा रहा है। ये दिखाते ही जहां पर ये पाम का फेस होगा, पाम का फेस कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, फोर्स होगी। दिस इज राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। चलो इसके बाद हम करेंगे थोड़ी सी ज्योमेट्री, फिर करेंगे वेलोसिटी सिलेक्टर। ये आर्टिकल भी है आपका, ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वो आप समझ सकते हो। होते हैं छोटे मोटे आर्टिकल जिसपे ज्यादा हमें फोर्स नहीं लगानी चाहिए, ठीक है।
वो आप डिटेल से पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या होता है, यू नो वेरी वेल, एक सर्कल ले लेते हैं, इस सर्कल में ये सेंटर लेते हो आप, लेते हो कि नहीं, यहां से जितने भी आप ये लाइंस ड्रॉ करोगे ऐसे वो सारे रेडियस होंगे, ठीक है, और जो लाइन इस सेंटर में से पास होकर जाती है वो होती है डायामीटर। इन चीजों के बारे में पता है, डायामीटर का हाफ रेडियस होता है, रेडियस का हाफ फोकस होता है ना, फोकल लेंथ होता है, ये सब आपको पता है। अब थोड़ा सा कैसे ऐसे पढ़ेंगे इसको, ये लीजिए, ये एक रेडियस, थोड़ा बड़ा बना ले इसको, बड़ा बना देते हैं क्योंकि डायग्राम का ही खेल है सारा, ये 9 बच्चे परेशान हो जाएंगे। ठीक, एक सर्कल बना दिया, ठीक है, ये सेंटर ले लेते हैं इसका, सेंटर ओ, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हो आप, आर, ठीक है, यहां से यहां तक का क्या क्या है, वो भी आर। इस तरह से ही था, कहीं से भी ले लो आर ही होगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई पार्टिकल यहां पर है ए पॉइंट पर, ए से वो यहां तक चल पड़ा बी तक, ध्यान से समझना इस ज्योमेट्री को, थोड़ा सा और ज्यादा ले लो, वाइड बनाने का थोड़ा सा फायदा है, 90 मत लेना, कोई जनरल ले लेते हैं, ठीक है, बी पॉइंट यहां पर ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर आपको दिखे। तो बी, आपको भी पता है कि यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, आर ही होगा, है ना। ये जो एंगल है इसको आपने ले लिया सपोज थीटा, लिया थीटा। कई बार क्वेश्चन आता है, इसकी ज्योमेट्री बनाता हूं मैं, देखो वैसे तो ये ऊपर था, बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड आप देख सकते हो ऊपर था, जैसे ही ये सर्कल में ऐसे घूम रहा है तो ये नीचे आता जा रहा है ना, नीचे आता जा रहा है, तो ये कितना नीचे आया है यहाँ पर, ये पॉइंट लगा लीजिए आप सी, तो ये एसी पॉइंट, एसी जो ये लेंथ है इसने ये वर्टिकल डाउनवर्ड क्या करी है, एक तरह से कवर करी है, लेकिन वो चला आर्क वेव से है, उसका मोशन तो इस तरह से रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो नीचे वर्टिकल डाउनवर्ड आया वो एसी आया। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये एसी कैसे निकाल, तो ये एसी निकालने का सिंपल फॉर्मूला है। एसी कैसे निकाल सकते हो, पूरे में से ओ ए में से ओसी को ये एक रेक्टेंगल है और ये बीच में उसका जो डायगोनल है ऐसे ले लेते हो, तो ये आपका रिजल्टेंट का काम करता है, ये कोई वेक्टर ए और ये कोई वेक्टर सपोज बी होता है, तो ये उसका रिजल्टेंट होता है और ऐसे लेते हो आप। और दूसरी बात, जो ये अगर एंगल थीटा इसके साथ लिया जाए,
तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ते हैं हम कि अगर ये रिजल्टेंट आर है, ठीक है, दो वेक्टर के बीच में, तो ये जो 90 डिग्री पे आपको दिख रहे हैं, रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का। तो जो ये आर है जिसके साथ ये थीटा बना हुआ है जिस लाइन के साथ, उसको बोलते हैं हम आर कोस थीटा। दोबारा से, जो ये रिजल्टेंट है जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे आर कोस थीटा, और जो ये दूसरा बच जाता है इसको बोलते हैं आर साइन थीटा। अगर यही एंगल गलती से यहां पे होता तो ऐसे, और ये आर की डायरेक्शन ऐसे, क्योंकि आर एंगल बना रहा है, ऐसे नहीं उसकी डायरेक्शन, ऐसे होता तो ये, तो क्या करते आप, तो देखिए आर कौन सी एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, इसके साथ, तो आपको ये आर देखना है और ये थीटा देखना है, और इस लाइन को, लाइन की वैल्यू आप निकाल सकते हो, इस वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो बाय राइटिंग आर कोस थीटा। और जो दूसरा बचेगा 90 माइनस थीटा, उसको बोलेंगे आप आर साइन थीटा। इस तरह से इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोला जाता है। तो अब इधर आ जाइए आप, ये आपका आर है, ये क्या है आर, तो ये क्या होगा, थीटा है इसके साथ, तो यहां तक सिर्फ ये क्या होगा आर कोस थीटा, और आर साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, जिसके हमें जरूरत नहीं है। तो बची यहां पर ये पूरा है आर, और इतना है ये ओसी है आर कोस थीटा। तो एसी की वैल्यू क्या होगी, ओ ए आर माइनस ओसी आर कोस थीटा। यहां से आ जाएगा आर वन माइनस कोस थीटा। तो ये फार्मूला अप्लाई करके आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, तो यहां से आप एसी की वैल्यू, यानी कि जो ये चार्ज पार्टिकल है ये आर्क में भले ही घूम रहा हो, लेकिन वो वर्टिकल डाउनवर्ड कितना आया है वो ऐसे वो क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। मैंने उसका न्यूमेरिकल देखा था, उसमें मेरे को सिर्फ यही चीज ज्यादा लगी कि मेरे को उन्हें यही बताना चाहिए। फिर भी अगर उसको ज्यादा डाउट होगा तो मैं उसको पूरा क्वेश्चन सोल्व करके दूंगा, ठीक है, क्योंकि सोल्व तो था ही उसके पास, वो उसके अंदर बस शायद मेरे को लगा कि ये चीज उसको समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से उसने पूरे क्वेश्चन की क्वेरी डाल दी। लेकिन मैंने आपको सभी को समझा दी ये बात, क्योंकि बेसिक है, थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ज्योमेट्री आपने कर लिया, ये भी कर लिया, राइट हैंड पाम रूल भी कर लिया। नाउ द टाइप ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी देखिए वर्ड क्या आ गया वेलोसिटी, सिलेक्टर का मतलब सिलेक्शन करना। तो यहां पर भी चार्ज पार्टिकल होगा, क्या होगा, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के अंदर से। लेकिन उससे पहले आपको लोरेंटेज फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्टिकल बनेगा ये आपका पूरा, लेकिन ये छोटी छोटी टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। इसको मैग्नेटिक लोरेंटेज फोर्स सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो मैं सारा ही रफ करके, बाकी चीजों से थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे लिखी रहेंगी तो ये, तो हम वेलोसिटी सिलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे लोरेंटेज फोर्स। कौन सी फोर्स, लोरेंटेज, और लोरेंटेज में भी कौन सी, मैग्नेटिक लोरेंटेज फोर्स। क्या होती है मैग्नेटिक लोरेंटेज फोर्स, मैग्नेटिक लोरेंटेज फोर्स आप पढ़ चुके हो, उसका नाम नहीं दिया गया था क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ा सा बाद में जरूरत पड़ेगी तभी बताया जाएगा इसको। ये मैग्नेटिक लोरेंटेज फोर्स तब होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से चल रहा हो, किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लोरेंटेज फोर्स। एंड यू नो वेरी वेल इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला q v क्रॉस v। इसी को बोलते हैं, जो आपको पहले से ही पता है, और आप इसको लिख सकते हो q v b साइन थीटा। इसके स्पेशल केस आपको आते हैं, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, सेकंड, मैग्नेटिक लोरेंटेज फोर्स के बाद आ गया लोरेंटेज फोर्स।
सिर्फ लोरेंटेज फोर्स, मैग्नेटिक लोरेंटेज फोर्स लिखा है तो आपको चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाना है सिर्फ। बट अगर लोरेंटेज फोर्स लिखा हुआ आ गया तो आपको जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करवाना है, यानी कि ई क्रॉस और बी क्रॉस। ठीक है, चार्ज मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर यू नो वेरी वेल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगती है आपको पता है, आपने पढ़ रखा है पहले, क्यू ई पढ़ा था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, पढ़ा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में। तो यहां से F इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई, वही लिखा गया। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में कितनी होती है ये आपने ऊपर अभी अभी पढ़ा है। एक चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स क्या होती है, क्यू वी क्रॉस वी, यही होती है। लेकिन लोरेंटेज फोर्स क्या होती है, जब कोई चार्ज मूव करे किसमें, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू, ये दोनों को मिलाकर आप ऐसे लिखेंगे, प्लस क्यू वी क्रॉस वी, लाइक दिस। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया और मैग्नेटिक फील्ड। यहां से आप Q को कॉमन ले सकते हो और अंदर लिखोगे बिग ब्रैकेट डाल दो इसको, स्क्वायर ब्रैकेट। तो दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है। अब इसके स्पेशल केस आपको थोड़े से पता होने चाहिए, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लोरेंटेज फोर्स में आपने देखा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होंगे और फार्मूला आपके सामने है। इसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, अगर मेन केस पहले बता देते हैं आपको, मेन केस के ऊपर ज्यादा कहानी है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, साथ में एरो डाल लो ताकि पता लगता रहे वेक्टर, और वेलोसिटी, यानी कि वेक्टर ई, वेक्टर बी और वेक्टर वी, ये चार्ज की वेलोसिटी, ये तीनों परपेंडिकुलर हो, क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर वेलोसिटी। डायग्राम बनाए, चलो बना देते हैं। ये लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ले लिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं इस तरह से, पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चलो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार कर दिया। ये दोनों बन गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया और ये जो अंदर जा रहा है, ठीक है, इनवर्ड में है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एंटर, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और डिफरेंट मास और डिफरेंट चार्ज की भी हो सकती है। यानी कि वेलोसिटी किसी की v1 है, किसी की v2 है, किसी की v1 है, ठीक है, किसी की v डैश है, कुछ भी ले सकते हो, v डैश वेलोसिटी, ये फिर दोबारा से मैंने v2 वेलोसिटी ले ली, ठीक है, इस तरह से, फिर यहाँ पर v2 वेलोसिटी ले ली, ओके,
दूसरी बात, कोई V1 ले लिया, ये माइनस इलेक्ट्रॉन V1 डैश ले लिया, ये सारे चार्ज पार्टिकल, डिफरेंट चार्ज पार्टिकल ले लिए विद डिफरेंट वेलोसिटी। जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, याद रखना E और B, जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और तीसरा, कोई वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल V वेलोसिटी से परपेंडिकुलर एंटर करेगा, ठीक है, तो जो ये वेलोसिटी, इनकी रेशो है वो भी वेलोसिटी ही होती है। सॉरी, यहां पर देखिए, इस केस में QE इज इक्वल टू QVB होगा। परपेंडिकुलर के केस में मैक्सिमम फोर्स होती है, किस केस में? परपेंडिकुलर केस में। देखो, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होगा तो भी मैक्सिमम, और मैग्नेटिक फील्ड के केस में होगा परपेंडिकुलर तो भी मैक्सिमम। दोनों के केस में चार्ज के ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगेगी FE इज इक्वल टू FB होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स बराबर होगी जब वो परपेंडिकुलर होंगे। तो QE इज इक्वल टू QVB आएगा, Q से Q कैंसिल होकर V की वैल्यू आएगी E बाई B। कई बार क्वेश्चन भी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो किसके इक्वल होती है, तो V के। मैंने भी शायद दिया था ये MCQs में। और B बाई E आ जाए तो आप बोल देते हो क्या? रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। यही चीज यहाँ पर है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर डिजाइन करें और उसमें से डिफरेंट वेलोसिटीज वाले पार्टिकल्स को पास करें, तो जिसकी रेशो, ये रेशो देगी वेलोसिटी की। मान लो इन्होंने दे दी पर सेकंड वाले पार्टिकल होंगे, क्योंकि ये E बाई B रेशो ने दी है, जब ये परपेंडिकुलर थे तो वो सारे के सारे इसमें से स्टेट चलेंगे, वो भी उनकी आपस में जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये बिल्कुल स्टेट चलेंगे विदाउट एक्सेलरेशन। हाँ जी सर। हाँ बोलिए बेटा। सर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी नहीं बना दी सर? क्यों? पॉजिटिव टू नेगेटिव ही तो चलती है। नो सर, डायरेक्शन देखो दोनों फोर्स की सेम में आएगी सर। क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सेम में आएगी सर। प्लस माइनस की तरफ है। मैग्नेटिक फोर्स भी सर अपवर्ड्स आ रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी अपवर्ड्स आ रही है। इक्वल आएंगी, ठीक है, ये दोनों इक्वल आएंगी। और इक्वल रख के आपने वेलोसिटी की वैल्यू लेनी है इनकी रेशो से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ आ रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ जा रही है। दोनों सेम कहां से हुई? फोर्स बोल रहे ये ऐसे। अच्छा ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, सारे के सारे फोर्स। बेटा इस केस में फोर्स तो लगनी नहीं है उस पे, सेम वेलोसिटी से जाएगी वो, कांस्टेंट वेलोसिटी से। मैं वही तो कह रहा हूँ कि फोर्स जीरो हो जाएगी, दोनों की फोर्स आपस में कैंसिल करेंगी इसको, दोनों इक्वल होंगी। कैंसिल जब होगी ना, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी। नहीं बेटा नहीं, अगर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को सेम डायरेक्शन में ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये चीज आपने पहले मतलब मैंने बताई थी और इसमें आप भूल रहे हो इस चीज को। सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ध्यान देना, अलग से ट्रीट कर रहे हैं हम इसको, और सिर्फ 1 मिनट रह गया आपके पास जो मेरे को पता है। अगर इसमें पॉजिटिव पार्टिकल इस तरह से मूव करोगे आप, तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ एक्सेलरेशन बढ़ेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आपने इस तरह से मूव करवा दिया इसको तो वो डिक्रीज होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को दोनों को ही पैरेलल ले लूंगा
तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी उसमें, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, इस चीज को दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। तो और कोई इसके अलावा कोई और चीज पूछे हो पिछले टॉपिक में से?